जिन हज़रात को दिए गए मुहाज़रात और फ़न तारीख़ से मुताल्लिक़ कोई सवाल करना हो तो हज़रत से कर सकते हैं। कोई बात समझनी हो, सवाल करना चाहे तो ठीक है, वहाँ खड़े होकर जवाब देंगे। सवाल करना हो तो अपनी जगह पर खड़े हों या हाथ से इशारा करें। अस्सवालु निस्फुल इल्म की हकीकत को सामने रखें, बहुत सी चीज़ें हमारे सामने आएगी। दारुल उलूम काकोशी के अंदर इस तरह के मुहाज़रात पिछले करीब 3 साल से हो रहे हैं। उसके बाद दारुल उलूम काकोशी वालों ने एक तखस्सुस का शोबा कायम किया है और उसमें अभी वो आगे भी इंशाअल्लाह बढ़ाने वाले हैं। अब तक उन्होंने ये शोबा कायम किया है कि फ़ारिग़ उलमा को अंग्रेज़ी और गुजराती ज़बान 1 साल के लिए पढ़ाते हैं। वो कोर्स भी मुरतब किया है और बंदे को उसका निगरान बनाया है। तो कभी कभी वहाँ जाना भी होता है, इम्तिहान लेना भी होता है। तो 3 साल से ये कोर्स वहाँ चल रहा है कि फ़ारिग़ीन को अच्छी गुजराती और अच्छी अंग्रेज़ी, ताकि इन ज़बानों के ज़रिए आगे काम कर सकें। तो वहाँ ये 3 साल से तखस्सुस का, ज़बानों के तखस्सुस का शोबा दारुल उलूम काकोशी के अंदर चल रहा है। कोई सवाल हो तो ज़रूर पेश करें बग़ैर हिचकिचाहट के। रेशमी रुमाल तहरीक, जिसको ये अंग्रेज़ी किताबों के अंदर सिल्क पेपर कंस्पायरेसी, उस ज़माने में एक तो थे मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली, इसी तरह मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी जो हज़रत शेखुल हिंद के करीबी थे। दूसरे मुल्कों के अंदर जाकर उनका ताउन हासिल करके, जैसे बरतानिया के जो मुखालिफ मुल्क थे उस ज़माने में, जर्मनी था, फ्रांस था, रशिया था, तुर्की था, इन ममालिक का ताउन हासिल करके यहाँ से बरतानवी हुकूमत को उखाड़ फेंकना, उसके लिए जिसको उर्दू किताबों में नाम रेशमी रुमाल तहरीक रखा गया है। तो इन्होंने ये कागज़ात इसके थे, वो चूँकि रेशमी कपड़े के ऊपर लिखे हुए थे और खुफिया तौर पर ये खतूत ले गए थे, इसलिए उसका नाम सिल्क पेपर कंस्पायरेसी। इसके अंदर मुसलमान ही नहीं, बहुत सारे गैर मुस्लिम भी शामिल थे। जैसे राजा महेंद्र प्रताप जब एक्साइल में यानी अफ़गानिस्तान में जाकर हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ हुकूमत बनाई तो उसका राष्ट्रपति तो बनाया गया राजा महेंद्र प्रसाद को, और उसका प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था बरकतुल्लाह भोपाली साहब को। बरकतुल्लाह भोपाली भी ऐसे पेश थे कि मध्य प्रदेश सरकार ने बाकायदा एक यूनिवर्सिटी भोपाल के अंदर उनके नाम से शुरू की है, बरकतुल्लाह भोपाली यूनिवर्सिटी। तो ये चूँकि सिल्क पेपर यानी रेशमी का कपड़े के ऊपर ये सारी चीज़ें लिखी गई थी, इसलिए उसका नाम था सिल्क पेपर कंस्पायरेसी या रेशमी रुमाल तहरीक।
जी। उसकी अहमियत ये है, इन्होंने सवाल ये पूछा कि बैसत के बाद जो ताल्लुकात थे वो तो समझ में आया, बैसत से पहले असल कहना यही है कि बैसत से पहले से ही ये तिजारती ताल्लुकात कायम थे। सैयद सुलेमान नदवी साहब ने अरब व हिंद के ताल्लुकात में बैसत से पहले के जो ताल्लुकात हैं अरबों की जहाजरानी, उसके अंदर भी इसको उजागर किया है कि भाई ये पहले से आमद व रफ्त थी, न कि ये बाद में शुरू हुई और न कि सीधे ही तबलीग इस्लाम के लिए शुरू हुई, बल्कि ये ताल्लुकात पहले से थे। तो इन तिजारती ताल्लुकात की बिना पर जो लोग यहाँ आए, जो ताजिर यहाँ आए, जो सूफिया यहाँ आए, उनके बर्ताव से, उनकी अमानतदारी से मुतासिर होकर यहाँ के लोग इस्लाम में दाखिल हुए, न कि बादशाहों के हमलों से। बादशाह वो आए, उनका तो पहला काम था अपनी रियासत को बढ़ाना, न कि तबलीग इस्लाम। तो ये ताल्लुकात जो पहले से कायम थे वो आगे बढ़े। रिहलत शिताए व सैफ के अंदर यही है कि अरबों के जो यमन में माल आता था, यूरोप का भी शाम में आता था, वहां से ये मक्का वाले शाम के अंदर जाते थे गर्मी के मौसम में, वहां से माल लाते थे। सर्दी में यमन आता था, फिर यमन से यहाँ माल आता था हिंदुस्तान में, और फिर यहाँ से और ममालिक में जाता था। तो ये पूरी एक रिहलत शिताए व सैफ, ये इसके अंदर यही बात है। तो ये तिजारती ताल्लुकात पहले से ही थे और उसका नतीजा हुआ कि आमद और रफ्त जो बढ़ी। अगर हम सिर्फ उर्दू और अरबी ज़बान जानते हैं तो कम अज़ कम दारुल मुसन्निफ़ीन, शिबली एकेडमी आज़मगढ़ की किताबें, इसी तरह जैसे बताई काजी अतहर मुबारक पूरी साहब की किताबें हैं, इनको भी पढ़ना चाहिए। पुरानी तारीख़ को जानने के लिए मुफीद किताबें हैं। और अगर और ज़बानें हम जानते हैं तो बहुत सारी किताबों का तज़किरा किया गया। जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वो हमारा मालूमात का उफ़ुक़ वसी होता जाएगा। असल में दो तीन बातें इस सिलसिले में अर्ज़ कर दूं। पहली बात तो ये है कि चूँकि मजमा हमारा है तो मालूमात के लिए बात कही। यह मौजू ऐसा है कि इसको कम से कम छेड़ा जाए, उसकी मुस्बत बातों को ही ज़्यादा लाया जाए। तिलका उम्मतुन क़द खलत, ये अल्लामा इकबाल के बेटे जावेद इकबाल ने अपनी सवानें लिखी हैं। जावेद इकबाल ने जो उनके अपनी सवानें लिखी हैं, या अपना गरेबा चाक, उसके अंदर उन्होंने एक चैप्टर लिखा है दूसरा ख़त। उसके अंदर जावेद इकबाल ने लिखा है। जावेद इकबाल ने बहुत लंबी उम्र पाई, वहाँ जज थे हाई कोर्ट में, और 2015 में उनका इंतकाल हुआ। अगरचे बाज़ बातों में अल्लामा के ख्याल से मुत्तफिक नहीं भी थे, उन्होंने लिखा है, उस चैप्टर का नाम है दूसरा ख़त। उसके अंदर उन्होंने लिखा है कि अब्बा जी, यानी एक फ़र्ज़ी ख़त लिखा है अपने वालिद साहब को
कि अब्बा जी आप वहाँ पहुँच गए, हुसैन अहमद मदनी साहब भी वहाँ पहुँच गए, बाप का नाम है दूसरा ख़त। तो इब्तिदा इस तरह करते हैं कि मैं छोटा था और आप बरतानिया गए हुए थे, उस वक्त मैंने आपको एक ख़त लिखा था, उसमें मैंने ये लिखा था कि मेरे लिए वहाँ से वो नया बाजा लेकर आना। वो उस ज़माने में ग्रामोफोन नया नया ईजाद हुआ था। अब मैं ये दूसरा ख़त लिख रहा हूँ कि अगर आपको, उन्होंने लिखा है कि अगर आपको वहाँ फुर्सत मिले तो सोचना कि आप हक पर थे या हुसैन अहमद मदनी हक पर थे। मैं कह रहा हूं, जावेद इकबाल कहते, मैं कह रहा हूं कि आपके पाकिस्तान के मुकाबले में, ये चंद साल पहले उन्होंने लिखा था कि पाकिस्तान के मुकाबले में हिंदुस्तान के मुसलमानों के हालात ज्यादा अच्छे हैं। तो मेरी राय ये है, अल्लामा के बेटे वहां रहकर लिखते हैं कि मेरी राय तो यही है कि हुसैन अहमद मदनी हक पर थे। बहरहाल ये सारी बातें जो हैं, एक बात ये है कि हमें सिर्फ ये कि ना तो हम उसके लिए जिम्मेदार हैं और न ही अक्सर लोग उसकी तायीद में थे। इस मौजू को, ये बहुत पुराना हो चुका, इसको ज़्यादा छेड़ना मुनासिब नहीं है। हाँ, जिन किताबों का जो की तफसील गिनवाई, असल मकसद ये है कि हम अपनी मालूमात को बढ़ाएं, तो जब कोई ऐसा मौका आए तो हम जवाब दे पाएं। इस मौजू को बिला ज़रूरत छेड़ना ये ज़्यादा मुनासिब भी नहीं है वक्त के लिहाज से। कश्मीर और उनके पंडितों के बारे में मैंने 2 किताबों का तज़किरा किया। डॉक्टर अशोक कुमार पांडे, एक अच्छे अशोक कुमार पांडे, ये एक अच्छे इंसाफ पसंद मुअर्रिख हैं, अभी मौजूद है यूट्यूब पर, इनके वीडियोस आते हैं। वो किताबों पर तबसरा करते हैं, आज़ादी की लड़ाई पर भी इनका अच्छा खासा तबसरा है, वो सुनने के काबिल भी है। इनकी 2 किताबें, एक किताब है कश्मीर नामा और एक और के हिंदी के अंदर है कश्मीर नामा, और दूसरी एक किताब है कश्मीर और कश्मीरी पंडित। ये 2 किताबें इस सिलसिले में पढ़ने के काबिल हैं अगर हम कश्मीर की तारीख़ के बारे में कुछ बातें जानना चाहते हैं। अब वक्त हमारा पूरा होने जा रहा है। अंग्रेज़ों ने इस मुल्क पर कितने साल हुकूमत की? इब्तिदा तो हुई 1757 से, जब प्लासी की जंग में सिराजुद्दौला को हराया, बल्कि उसकी इब्तिदा तो जब ये कंपनी आई तब से ही इनके अज़ाइम यही थे। लेकिन बाकायदा तौर पर हुकूमत की बुनियाद डाली गई 1757 में, बंगाल के ऊपर सिराजुद्दौला को हराकर कब्जा किया, और 100 साल के बाद दिल्ली पर 1857 में कब्जा हुआ, और फिर ये 1947 तक, यानी अगर 1757 से गिनते हैं तो 190 साल होते हैं। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। इस तारीख़ी मालूमात को हम गैरों तक कैसे पहुंचा सकते हैं, तो इस सिलसिले में यही बताया गया कि पहले इसको एक तो रिसर्च करना, जो ज़बानें वो समझते हैं उन ज़बानों के अंदर अपने माहिरीन पैदा करना, और ऐसे माहिरीन जो सब्र के साथ मुस्बत अंदाज में अपनी बातों को पेश कर सकें। अब इनको वीडियो के ज़रिए भी पहुंचा सकते हैं, किताबें शाये करके भी इनको पहुंचा सकते हैं, और ज़रूरत पड़े तो ऐसे प्रोग्राम रखे जाएं जिसमें गैर मुस्लिमों को भी शरीक किया जाए, चाहे कम तादाद में हो, मुसलमान हो गैर मुस्लिम हो, लेकिन जब दोनों तरह का मजमा हो उस वक्त हमारे जो बोलने वाले हो पूरे एतदाल के साथ, पूरे एहतियात के साथ बोलें, ऐसे होने चाहिए। बाकी इसकी ज़रूरत तो इस वक्त है कि
मजमा दोनों तरह का और उससे इस तरह बात करें। हमने एक प्रोग्राम रखा था गोधरा के अंदर सीरतुन नबी के ऊपर 12 रबीउल अव्वल के दिन, उसमें मुसलमान गैर मुस्लिम दोनों को जमा किया था और बोलने वाले भी 2 मुसलमान थे तो गैर मुस्लिम भी थे। अनाउंसर वहाँ मैं था, हज़रत मौलाना इकबाल टंकारवी साहब को भी उसमें बुलाया गया था, मुफ्ती अमीन साहब भी उसमें बोले थे। तो इस तरह के प्रोग्राम रख सकते हैं, लेकिन बहुत एहतियात ज़रूरी है, बहुत एतदाल ज़रूरी है। इन सबको मद्देनज़र रख कर ही ऐसे प्रोग्राम रखे जा सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।